17 अगस्त का एडिटोरियल है। आज सिर्फ हम इंडियन एक्सप्रेस नहीं डिस्कस कर पाएंगे, सिर्फ हिंदू डिस्कस करेंगे। दो एडिटोरियल्स हैं, एक है वन नेशन वन इलेक्शन का और दूसरा है वेस्ट एशिया के बारे में। तो वन नेशन वन इलेक्शन आप लोग को पता ही है कि इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही सरकार बनेगी। इसका मतलब ये है कि एक देश है तो पूरे एक देश में सिर्फ एक ही इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि देश इतना बड़ा है, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में, स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बनाए हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी नहीं होती है ना। तो जितना बड़ा देश होगा आपको ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा लेवल्स में सरकारें चाहिए होंगी। लेकिन अब सरकार कहती है ऐसा नहीं होता है। एक देश है तो एक ही सरकार होनी चाहिए सिर्फ, मतलब एक ही बार इलेक्शन कराओ। अगर एक ही बार इलेक्शन कराओगे तो यानी कि हर जगह एक ही सरकार बनेगी। अगर हर जगह एक ही सरकार बन रही है मतलब हर जगह एक ही पार्टी आएगी, तो क्या पता धीरे धीरे कल्चर भी एक ही आ जाए। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि क्या इंडिया में भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। आप कहोगे हाँ सर होते हैं। कहेंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। जब भी पिछले 2 बार का बता दो, 1924 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो साइमल्टेनियसली इन 4 स्टेट्स में भी स्टेट इलेक्शंस हुए थे। और अब रिजल्ट देख लो, लगभग हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है ना। सिक्किम में क्या था, वो थोड़ा पार्टी का फर्क पड़ गया था, कौन से एलाइज थे कौन सी पार्टी में, तो वो थोड़ा फर्क पड़ गया था। अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको आपके सामने दो बैलेट बॉक्सेस हैं, एक में लिखा होगा कि सेंट्रल इलेक्शन और एक में लिखा होगा स्टेट असेंबली, तो मैक्सिमम लोग जो है 90% से ज्यादा लोग एक ही पार्टी को वोट देंगे। तो एक इलेक्शन का मतलब होगा कि एक ही पार्टी आएगी। ये तो एक पर्सपेक्टिव होगी, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, इसके और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है। तो एडिटोरियल पढ़ लेंगे पहले, एक बार आप देखो कि क्वेश्चन इस पे कैसे बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार का मेन रीजन क्या है। आपको वो डिस्कस करने को आ सकता है कि सरकार क्यों कह रही है कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की जरूरत है। ठीक है। तो आपने उस मेन आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करना होगा। तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है वो एक डायलॉग होती है। डेमोक्रेसी इज अ डायलॉग। कोई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि आपने 5 साल का ठेके दिया, 5 साल बाद ही आना मिलने हमसे। हालांकि ये भी कह सकते हो कि 5 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। बीजेपी, कांग्रेस, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी कंपनी को हम 5 साल के लिए काम आउटसोर्स करते हैं। लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली उस बंदे से बात भी तो करोगे कि सर आप क्यों नहीं काम कर रहे हो या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, या आपका काम पसंद नहीं आ रहा। तो वो होता है, उस तरह से बोल सकते हो कि हाँ इट इज अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इट नीड्स अ कॉन्टिन्यूस डायलॉग। जैसे मैं जिस चीज को प्रेजेंट कर सकते हो, एक छोटा सा पावरफुल सेंटेंस से अगर क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। पॉलिटिशियन का पर्पस क्या होता है? हर चीज उनको पर्पस होता है। ये नहीं कि भाई तुमने अच्छा काम किया, तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद है तो चलो तुम्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं। ऐसा नहीं होता ना। कोई एक रीजन होता है हर चीज का। रीजन ये होता है कि बहुत बड़ी जनता है और एडमिनिस्ट्रेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनिट स्पेशलिस्ट पीपल। वो स्पेशलिस्ट पीपल होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इनके अंदर बिल्कुल मतलब तानाशाह की तरह राज करने लग जाएं। तो इसीलिए ये लोग ब्यूरोक्रेट्स तानाशाह ना बन जाए बिल्कुल ही। उसके लिए एंड वो लोगों से बहुत दूर ना चले जाएं, इसलिए उनके बीच में, जनता के बीच में एंड ऑफिसर्स के बीच में एक लिंक होता है। वो लिंक होता है पॉलिटिशियंस का। इसलिए हमें पॉलिटिशियंस की जरूरत होती है। ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस करप्ट है, उनकी जरूरत नहीं है। ये बात गलत है। पॉलिटिशियन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक डेमोक्रेसी के अंदर। अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि अगर पॉलिटिशियन लोगों की बात सुनेंगे और ऑफिसर को कम्युनिकेट करेंगे तो वो काम कब करेंगे? पॉलिटिशियन का काम होता है ऑफिस में बैठना, बड़े बड़े स्पीचेस देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे वो, लेकिन बड़ी भी स्पीच देना, फाइलों पे साइन करना। सरकार कहती है ये उनका काम होता है। तो ऐसे में अगर उनको बोला जाए कि जनता से जाके मिल लो, तो उनको दिक्कत हो जाती है, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं जनता से बात करने के लिए। तो इसीलिए इलेक्शंस हमें कम से कम कराने चाहिए। इलेक्शंस इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। और दुनिया में, पूरे इंडिया में सबसे कीमती समय अगर किसी का है तो वो पॉलिटिशियंस का है। इलेक्शंस के नाम पे उनको जनता से मिलना पड़ जाता है, पैसे देने पड़ जाते हैं लोगों को अपनी जेब से। इस वजह से फिर देश रुक जाता है हमारा, इसलिए देश डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये है रीजन देश की ना डेवलपमेंट होने का। ये सरकार कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये भारत सरकार कहती है। तो देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम इलेक्शन ही ना कराएं, या जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम इलेक्शन कराए जाए देश के अंदर। ऐसे सरकार कहती है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें यह है कि सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉलिटिशियंस की मेन जॉब को ही नहीं समझ पा रहा है। समझा है ना? मेन जॉब क्या होती है? लोगों के साथ रहना। अरे भाई मान लो सारे पॉलिटिशियन गायब हो जाए दुनिया से, इंडिया से सारे लीडर्स गायब हो जाएं, तो क्या होगा? लोगों को कोई भी दिक्कत होगी वो सीधा जाएंगे अपने ऑफिसर से जाके बात करेंगे, उस इलाके के जो भी ऑफिसर होगा। अब अगर
किसी इलाके में 1 लाख लोग रहते हैं, तो क्या 1 लाख लोग जाएंगे किसी सरकारी दफ्तर में ठीक करवाने के लिए किसी काम को? 1 लाख तो नहीं जाएंगे ना। उन 1 लाख में से 2-4 लोग इनिशिएटिव लेंगे, चलो यार हम चलते हैं, मैं एप्लीकेशन फ्रेम करता हूँ, हम लोग चलते हैं, मेरे साथ 4 जने चलो और जाके एप्लीकेशन देंगे। तो वही बंदा लीडर बन गया, वही बंदा लीडर बन गया उस ग्रुप का। यही होते हैं पॉलिटिशियंस, ये उनका मेन काम होता है। लेकिन सरकार कहती है इससे उनका टाइम वेस्ट होता है। उनका काम है एसी ऑफिस में बैठना। तो लीडर्स हैव बिकम द रूलिंग एलाइट डिस्टेंट फ्रॉम द इलेक्टोरेट। ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन के आपकी आर्गुमेंट मान लोगे और भी कम इलेक्शंस कराओगे, तो ये रूलिंग एलाइट परमानेंट राजा बन जाएंगे, राजशाही आ जाएगी परमानेंट। ठीक है। तो ये जो फासला है वोटर और वोटेड के बीच का ये और बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो डेंजर्स क्या है डेमोक्रेसी के लिए? बात सिर्फ ये नहीं जो मैंने शुरू में कहा था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी हर जगह आ जाएगी, नहीं, वो तो बहुत ही छोटी बात है। फिर अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में आ जाए तो ये खतरनाक लग रहा है आपको, लेकिन ये तो बच्चों वाली बात है। इसका जो असली दिक्कत हो रही है वो तो यहाँ पे हो रही है ना, कि आप पॉलिटिशियंस की कोर जॉब को ही रीडिफाइन कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि पॉलिटिशियंस का काम है राज करना, राजा को बोल रहे हो भैया जनता से आगे बात करो, हे कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। मतलब आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ पे? सो इट विल क्रिएट अ वन पार्टी सिस्टम। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे, हर जगह एक ही बंदे की सरकार रहेगी। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में, हर जगह। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन कराओगे आप लोकसभा में और स्टेट में, तो सेम पार्टी की सरकार बन गई। मैक्सिमम स्टेट्स में जिसकी सरकार बनी उसी की लोकसभा हो गई, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया। अब अगले 3-4 साल के अंदर जब राज्यसभा के इलेक्शन होंगे तो वो स्टेट में से ही बनते हैं, स्टेट के एमएलए चूज करते हैं। तो जिस पार्टी की स्टेट्स में मेजोरिटी है वही फिर राज्यसभा में मेजोरिटी ले लेगी वाली पार्टी। इसलिए A to Z हर जगह एक ही पार्टी होगी। फिर आपको कोई भी बिल टू थर्ड मेजोरिटी से पास करवाना, कुछ भी करना है आपने, आप सब कुछ कर सकते हो। इट विल लीड टू डी फैक्टो। ठीक है ना, ये शब्द थोड़े जरूरी होते हैं, फैंसी वर्ड नहीं है। अगर आप बोलोगे ना सर इट विल एलिमिनेट द ऑपोजिशन, नहीं। कोई आपसे पूछेगा भाई कहाँ लिखा है इट विल एलिमिनेट द ऑपोजिशन? कहीं लिखा है कि इस ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी? कहीं लिखा है कानून में कि फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा? कानून ध्यान से पढ़िए, कानून में कहीं नहीं लिखा कि ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी फैक्टो, नॉट डी ज्यूरे। लिखित में कहीं नहीं आएगा, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज होगी। ठीक है। क्या पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं? आप बोलोगे हाँ सर होते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन इट इज डी फैक्टो। तो शब्दों को थोड़ा सा यूज करो, लगना चाहिए वो पढ़ लिख के आए हो। अंबेडकर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ऊपर बैठे लोग बुरे हैं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कंक्लूजन क्या है? कि जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, मास्टर्स नहीं होते। आप में से कई लोग शायद इस सेंटेंस को लिखने के हिचकिचाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी गुलामी की मानसिकता बन चुकी है। आपको लग रहा है कोई पाप कर रहे हो आप लिख के। दिस इज अ फैक्ट। भारत सरकार बोलती है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए क्या रूल होने चाहिए, हम तो बोल रहे हैं सर्वेंट है। अब वो चीज अगर आप लिख रहे हो तो आपको बुरा लग रहा है। डेमोक्रेसी दैट फियर्स इलेक्शंस इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। इलेक्शंस को ऐसे कहा जाता है भाई इलेक्शन से ना खर्चा बहुत हो जाता है सरकार का। मतलब पिछले 10-12 साल में देश और प्रोग्रेस किया या पीछे चला गया? पैसे और आए ना हमारे पास, हम रईस बन गए हैं ना। अगर हम और मजबूत देश बन गए हैं तो फिर ये छोटे छोटे पैसों पे हम क्यों बहस कर रहे हैं? 2 दिन पहले मैं आपको एडिटोरियल बताया था कि अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना से सरकार कह रही है कोई गरीब 2 रोटी फालतू ना खा ले। मतलब अब हम इतनी चिंदी चोरी कर रहे हैं, हम क्या पाकिस्तान बन गए हैं कि हम गरीब की रोटी चुराएंगे, हम इलेक्शन कम कराएंगे ताकि पैसे बच जाए हमारे? तो खर्चा बहुत हो जाता है जी इसके अंदर, मतलब क्या? इलेक्शंस आर द इंजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नॉट अ रोड ब्लॉक टू गवर्नेंस। विथ कॉन्टिन्यूस अकाउंटेबिलिटी, विदाउट कॉन्टिन्यूस अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी स्लाइड इनटू ऑटोक्रेसी। ठीक है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इनको कई जगहों पे लिख सकते हो। एडिटोरियल में क्या दिया हुआ है कि वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का, और इसमें दिया हुआ है कि इससे आपको लोगों पर राज करने में तो काफी आसानी हो जाएगी, लेकिन जो सबसे बेसिक फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर में से निकलता है ना। जब तक जनता का कॉन्फिडेंस रहेगा लेजिस्लेचर में और लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव में, तब तक सरकार बनी रहेगी। राइट। अब होगा क्या, क्योंकि आप ये चाहते हो कि सभी स्टेट्स का या मैक्सिमम स्टेट्स का इलेक्शन लोकसभा के साथ में हो, उसके लिए आपको स्टेट असेंबलीज की टर्म आगे पीछे करनी पड़ेगी। या तो आप सरकार को पहले गिरा दोगे और प्रेसिडेंट रूल लगवा दोगे, या आप
एक ऐसी सरकार जो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी होगी वो भी कंटिन्यू करती रहेगी। तो कुछ ना कुछ तो आपने इसमें हेरफेर करनी पड़ेगी। यानी कि जो सबसे बेसिक फीचर होता है कि जनता सरकार को चुनेगी, स्टेट गवर्नमेंट को, वो फीचर ही इसमें एक तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हो कि देश का पैसा बच जाए और इलेक्ट्रिक पॉलिटिशियंस का कीमती वक्त बच जाए, इसलिए आप सारी चीजें सिंक्रोनाइजेशन कराने की कोशिश करोगे। उस वजह से ऐसी गवर्नमेंट्स राज करेंगे लोगों के ऊपर जिनको लोगों ने इलेक्ट किया ही नहीं है, या जो लोगों को कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। इससे और क्या होगा कि नेशनल इश्यूज ज्यादा बड़े हो जाएंगे एंड स्टेट इश्यूज पे इलेक्शन होंगे नहीं कभी। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर के पास कोई समस्या है या आपके स्टेट की कोई पर्टिकुलर समस्या है, क्या आप अपनी ओपिनियन आपको व्यक्त करनी चाहिए किसी तरीके से? या तो कह दो नहीं सर हमें ओपिनियन व्यक्त नहीं करनी चाहिए ना ओपिनियन व्यक्त। कैसे करोगे? एक तो बोल के, ट्वीट करके, रैली निकाल के, और वोट डाल के। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराओगे तो वोट डालने वाला स्कोप तो खत्म हो गया, क्योंकि आपको पूरे मतलब 5 साल में एक ही मौका मिलेगा वोट डालने का। एंड वहां पे तो आप देखोगे कि भैया पाकिस्तान ने अटैक किया, 2 महीने पहले बम फोड़ दिया पाकिस्तान ने, चाइना ने कर दिया, तो वहां पे तो नेशनल इश्यूज आ जाएंगे। तो आप स्टेट स्पेसिफिक इशू पे वोट कब डालोगे? खत्म, खल्लास, फिनिश, बाय बाय टाटा, खत्म है। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि ये कहते हैं कि इससे खर्चा बच जाएगा। और हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से देश की तरक्की नहीं हो पा रही है, ये है रीजन। कैसे भैया रीजन? ये 2019 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तब ये 3 महीने एमसीसी लगा था 2019 में लोकसभा के। फिर 2024 में हुए 3 महीने के लिए एमसीसी लग गया। ये तो लगेगा अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराओगे, तब भी ये तो लगेगा ही जो रेड वाला है। क्या बच जाएगा? जिस पर्टिकुलर स्टेट की आप बात कर रहे हो, मान लो उत्तर प्रदेश की, बंगाल की, कहीं की भी अगर आप बात कर रहे हो, तो वहां पे स्टेट इलेक्शन के लिए जो 1 महीने का एमसीसी लगा था, बस वही तो बचेगा। तो 5 साल में 1 महीने के लिए एमसीसी लगाने से क्या उखाड़ लोगे तुम? सारी डेवलपमेंट तभी करोगे। और क्या डेवलपमेंट रुक जाती है? किसने कह दिया तुमसे कि एमसीसी के दौरान डेवलपमेंट रुक जाती है, लोगों को रोटी नहीं मिलती है? क्या रुकता बताओ? नए प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं होते, बस। बस इतना ही होता है, और क्या होता है? और उसकी क्या जरूरत है एमसीसी की? ये जरूरत है। एमसीसी में से क्यों लिखे कि नए प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करोगे? क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिशियन वैसे वैसे तो जनता की सुनते नहीं है, सड़क बिजली पानी कुछ नहीं देते। इलेक्शन के टाइम उनको ध्यान आता है 1 महीने पहले कि अरे हाँ यार वो सड़क अनाउंस करनी थी जरा, अरे हाँ वो बिजली का खंभा के अनाउंसमेंट करनी थी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लग जाएगा अगले महीने। तो उनको इलेक्शन के थ्रू ही तो चीजें याद आती हैं। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं ये भी, ये इलेक्शन भी मत कराओ, जिससे मंत्री जी को ध्यान आता था कि जनता भी जीवित है, यहाँ पे कॉकरोच जिंदा है भी, ठीक है ना? वो चीजें बंद करा दो आप। मतलब हमारे सामने देश को लूटा जा रहा है और हम चुप हैं। समझ में आ रहा है? 1947 से देश क्यों गुलाम था? इसीलिए कि लोगों के सामने देश को लूटा जा रहा था, लोग चुप रहते थे। अब क्या बदला है? अभी भी लोग चुप हैं। सर क्या बात हो गई सर? पहले लूटने वाले दूसरे, तो हमारे खुद के लोग लूट रहे हैं, तो सर लूट जाते हैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर? इंडिया में जितने रेप केसेस होते हैं ना, डेटा तो मुझे नहीं ध्यान अभी, बट बहुत सारे रेप केसेस होते हैं जिनमें जो रेपिस्ट होता है ना वो नोन होता है, वो जानता है बंदे को। कई लोग तो घर के ही होते हैं, क्लोज क्लोज रिश्तेदार होते हैं। तो क्या कहोगे? अरे यार बाहर वाले ने थोड़ा ना लूटा है, घर की इज्जत घर के अंदर है, ये बोल के चुप करा दोगे? तो क्या हो रहा है, और नहीं तो क्या हो रहा है बताओ? सर बाहर वाले तो नहीं लूट रहे ना, सर लुटने दो। हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं तुम्हें? सब्जेक्ट है, भूल के अपडेट करना सिलेबस को, इसलिए हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा आम जनता से ना बाहर निकलो, वरना हमेशा आम जनता की तरह ही सोचोगे। इलेक्टोरल efficiency should not come at the cost of parliamentary accountability, federalism and political autonomy of the voters in different state. Just because आपको efficiency चाहिए, अंत्योदय अन्न योजना को चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें efficiency चाहिए। गरीब को अगर पेट में 3 रोटी दे के जिंदा रख सकते हो, तो 4 रोटी क्यों दे रहे हो उसको? है ना? तो वही वाली एफिशिएंसी आपको यहाँ पे भी चाहिए। दूसरा एडिटोरियल है, इंडिया इज लूजिंग वेस्ट एशिया बट इट्स नॉट टू लेट। अभी हमने कुछ एडिटोरियल डिस्कस करे थे ना कि जैसे कि ये भी मक्का पैक्ट हुआ है। तो मक्का पैक्ट में क्या है? ये सऊदी अरेबिया अपना पैसा, मतलब बेसिकली इन 3 कंट्रीज ने आपस में डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तो तुर्की के पास अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसके पास पैसा अच्छा है, इसके पास भीड़ बहुत है, ठीक है ना, मरने को लोग तैयार हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है। दूसरी बात, अभी ये ईरान में जितनी नेगोशिएशन हो रही हैं उसमें पाकिस्तान बीच में आ रहा है,
ठीक है ना? तो बेसिकली और सऊदी यूएई का फ्रिक्शन वो तो खैर पहले से भी है, राइट? लेकिन अब सऊदी जो है वो यूएसए के ऊपर पे डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है थोड़ी सी, है ना? सबको दिख रहा है कि यूएस से आपस में लोगों को भिड़वा रहा है, इनके ऊपर मिसाइलें और बम फेंक रहे हैं, ये आपका गल्फ ऑफ ये है, और दोनों की तरफ जो है बम गिर रहे हैं, ईरान इन पे गिर रहा है, ये इन पे गिर रहे हैं, और यूएसए उधर मलाई खा रहा है आराम से। जिस दिन यूएसए को बम गिर जाएंगे ना, तो वो भी फिर कहेगा युद्ध नहीं होना चाहिए, वॉर इज बैड। जब तक वो युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वॉर इज वेरी गुड। ठीक है ना? तो मेन बात क्या है कि यहाँ पे भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, एंड उन चेंजेस के दौरान इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर सकता है एंड क्या कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पैसिव डिसएंगेजमेंट नहीं करनी कि जो हो रहा है होने दो, चुप रहो, देखते हैं, वेट एंड वॉच, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रादर हमें बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है यहाँ पे। सर्जिकल स्ट्राइक तीन चार तरह से आप कर सकते हो। पहली बात ये, सऊदी अरेबिया जैसे पार्टनर्स के साथ री एंगेज करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ अपना। टर्की के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे, उसका रीज़न है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर पॉलिसी पे। ठीक है ना? तो वो रीज़न है, बट हमें देखो एंगेज तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो मजबूरी है भाई, ठीक है, सब लोग करते हैं, उसमें क्या हो गया। अब यूएस से है, वैसे बम गिराता रहता है, टैरिफ लगा देता है, और वैसे कहता है अरे मोदी इज माई क्लोज फ्रेंड, और वैसे टैरिफ लगा देता है सेम डे, और फिर गाली भी बकवाता है अपने जो उसके सगे संबंधी उनके थ्रू। उसके जो एडवाइजर्स आप पढ़ते होंगे ना न्यूज में, उसके एडवाइजर्स इंडिया को बहुत बुरा बोला कहते हैं, और फिर टीवी पे आके ट्रम्प बोलता है अरे मोदी इज माई फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो ये हॉट एंड कोल्ड जो होता है ना, गुड कॉप बैड कॉप, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो हमें भी वो चीज करनी चाहिए, क्या दिक्कत है उसके अंदर। वो बातचीत भी करो और गाली भी दे, तो क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। बी प्रैक्टिकल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रियल पॉलिटिक। ज्यादा कमजोर भी नहीं बनना, और ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस भी नहीं दिखानी जहाँ पे जरूरत नहीं है। वी शुड एक्ट एज अ ब्रिज बिल्डर। अब वेस्ट एशिया में क्या है, आपस में ना बहुत सारी लोगों की बनती नहीं है आपस में। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हो गया इसराइल वर्सेस द अरब कंट्रीज, एक तो ये चीज हो गई, इसराइल वर्सेस द मुस्लिम वर्ल्ड, एक ये चीज हो गई। फिर सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, सऊदी अरेबिया वर्सेस यूएई, ठीक है ना? तो इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा इनमें आपने आपस में फ्रिक्शन चल रहा है। इंडिया, क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है भाई, जैसे पैलेस्टीन इसराइल तो बहुत ही उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट हो गए, इंडिया का डायरेक्ट इंटरेस्ट तो है नहीं। तो हम इन सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, और करने भी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, अगर हम इन सभी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो इनको आपस में जो भी बात करनी होती है, एक मीडिएटर चाहिए होता है ना, मीडिएटर बीच में, इंडिया कैन एक्ट एज ए मीडिएटर, राइट? तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए, इसमें कोशिश तो करनी चाहिए यार। तो पाकिस्तान जैसा फुद्दू देश कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और हर चीज़ में रिलीजन मत लाया करो। सर वो ना मुस्लिम कंट्री है इसलिए ऐसा कर पा रही है। यूएसए क्या मुस्लिम कंट्री है? वो भी तो हर जगह बीच में आ जाता है, जहाँ पे कोई नेगोशिएशन होनी होती है। इंडिया पाकिस्तान में सिंदूर में जब सीज फायर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर का, सबसे पहले अनाउंसमेंट किसने करी थी? इंडिया ने करी थी, पाकिस्तान ने करी थी? सबसे पहले ट्वीट, जाके खोलो ट्विटर, देखो किसने करी थी। ट्रंप ने करी थी पहले अनाउंसमेंट। तो वो क्या कहता है, ट्रंप हिंदू है मुस्लिम है क्या है वो? रिलीजन को मत लाया करो हर चीज में बीच में। अगर रिलीजन को लागू, तो आगे सोच नहीं पाओगे कि एक्चुअली क्या चल रहा है। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, और साथ में जो अंडर सी केबल्स होते हैं दोनों चीज़ों में, वहाँ की कंट्रीज को देखो, वहाँ पे चोक पॉइंट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। एक आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, एक आपका उधर स्विस कैनाल हो गया। ऑलरेडी वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की नेवी है, बट अगर आप इन लोकल कंट्री से बात करोगे, तो धीरे धीरे अपनी नेवी की प्रेजेंस बढ़ा सकते हो वहाँ पे। जैसे हम आपको फ्री में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हमारे वॉरशिप्स रहेंगे वहाँ पे, कोई पैरेसी का खतरा होता है, कोई भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी देयर। बात तो करो। एंड वेस्ट एशिया पे पूरे फोकस के लिए आपको स्पेशल एनवॉय वहाँ पे नियुक्त करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। हालांकि अलग से विंग है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमईए के अंदर, ठीक है ना, बट इसमें हमें थोड़ा सा और फोकस देना पड़ेगा। तो इंडियाज अप्रोच मस्ट शिफ्ट फ्रॉम पैसिव बैलेंसिंग, कि जब डिस्टर्बेंस हो रही है तो हम बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा मत करो यार, थोड़ा प्रोएक्टिव बनो। प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक ब्रिज बिल्डिंग, जो कहा ना कि आप अलग अलग कंट्रीज को एंगेज करो एंड उनके बीच में एज अ मीडिएटर काम कर सकते हो, अपनी इमेज को और सुधारो वहाँ पे। और इंडिया के अंदर जितनी गाली गलौच होती है ना मुस्लिम कंट्रीज को लेके, वहाँ पे सब पहुंचता है। आपको लग रहा है आप तक नहीं पहुंच रहा, वहां तक सब पहुंचता है। बांग्लादेश के साथ हमारे 10 साल में इतने बुरे रिलेशन कैसे हो गए? क्योंकि दिन रात हमारे पॉलिटिशियन बांग्लादेश को गाली दे जा रहे हैं। अब वेस्ट एशिया में अगर आप खूब सारा एंटी मुस्लिम चीजें करते रहोगे, बोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है आपको। अगर आपको यार बहुत प्रैक्टिकल सी बात करूँ, एज एन आईएफएस ऑफिसर आपको इसे जवाब देने पड़ेंगे। अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था, 4-5 साल पहले, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी नुपुर शर्मा, उन्होंने कुछ बोल दिया, मुझे नहीं पता क्या बोला,
लेकिन क्या करना पड़ा हमें, बीजेपी पैसे किसी को नहीं हटाती, लेकिन उनको हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर आया आईएफएस ऑफिसर्स के ऊपर, उनके थ्रू में बताया गया कि भैया वहाँ पे बात बिगड़ रही है। वो लोग कह रहे हैं इंडिया की रूलिंग पार्टी के लोग क्या क्या बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे आके, और उनके खिलाफ कुछ हो भी नहीं रहा है। हमने क्या बिगाड़ दिया, हमारे धर्म ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो आईएफएस ऑफिसर को ये चीजें संभालनी पड़ती हैं, आज नहीं तो कल यू विल हैव टू फेस द एलिफेंट इन द रूम। तो वेस्ट एशिया इज वाइटल फॉर योर इंडियाज एनर्जी नीड। एक तो एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड वहां से होती है, एंड डायस्पोरा हमारा बहुत ज्यादा है। तो ये तीन चीज आपको रटी होनी चाहिए। आपका वेस्ट एशिया कोई भी क्वेश्चन आता है, ये तीन पॉइंट आपको लिख के हाईलाइट करनी है। गाइस प्लीज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम इन हॉस्पिटल, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। राइजिंग टेंशन हो रही हैं, ठीक है, तो हमें टेंशन तो होती रहती है हर समय, बट वी विल हैव टू एक्ट इन द एज अ फॉर ब्रिज बिल्डिंग, ठीक है। मेजर्स टू सेफगार्ड इंटरेस्ट, ऑफर मीडिएशन, जैसे मैं बताया, मैंने आपको, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज डायलॉग। अब यूजिंग मिनीलेटरल्स ऑल्सो, मिनीलेटरल क्या होते हैं, इशू बेस्ड ग्रुप होने चाहिए, इशू बेस्ड प्रोटेस्ट होना चाहिए। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना, मतलब अभी जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, तो लोगों ने कहा कि क्या हमें सरकार को गिरा देना चाहिए हर हर बात पे, क्या हर बात पे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, जो भी प्रोटेस्ट हो हमेशा इशू बेस्ड हो। देखो, अगर आपने इस सरकार को हटा दिया, मैं सरकार के फेवर में हूँ या नहीं हूँ फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि हमेशा बहुत बड़ी जनता का हिस्सा ऐसा रहेगा जो सरकार के अगेंस्ट होगा। तो आप सरकार जिस मर्जी की बना लो, वो सरकार चाहे जीडीपी ग्रोथ रेट 50% कर दे, लेकिन लोग तो नाखुश रहेंगे। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लोग तो नाखुश रहेंगे यार। और वो नाखुश लोग अगर जंतर मंतर पे आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने, फिर तो तुम्हारी हर रोज ही सरकार गिरती रहेगी। मतलब आप लॉजिक समझ रहे हो? तो क्या इसका सोल्यूशन ये है कि हमें प्रोटेस्ट बंद कर देनी चाहिए, या हमें हर रोज नहीं सरकार लानी चाहिए? नहीं, बात यह है कि आप सरकार को चेंज मत करो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन सरकार के अगेंस्ट मत करो। मेरी बात समझो, प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट मत करो। सर, आप जो प्रोटेस्ट करो वो इशू बेस्ड करो। आपको अगर E20 में दिक्कत है, तो आप ये कहो कि सर 2022 से पहले बनी गाड़ियां E20 कंप्लायंट नहीं है, तो इसीलिए उन पुरानी गाड़ियों के लिए भी कंप्लायंट पेट्रोल मिलना चाहिए। ये हमारा इशू है, हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, हम वहाँ पे बैठे रहेंगे जंतर मंतर पे, सिंपल सी बात। तो हम सरकार के अगेंस्ट तो नहीं है, हम तो एक इशू बेस्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये होता है सही तरीका। उसी तरह से हमें कोई मिडल ईस्ट कंट्री के साथ में यारी दोस्ती नहीं गाड़नी बहुत ज़्यादा, हमें कोई शादी नहीं करनी उनसे, हमें कोई लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, हमें लॉन्ग टर्म कुछ करना ही नहीं यार। इशू बेस्ड चीज़ें करो। उनको लगता है सिक्योरिटी का इशू है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी, बताओ। उनको लग रहा है कि उनको तेल बेचना है, सर हम खरीदेंगे ना, आप दो तेल। आपको लेबर चाहिए, हम डायस्पोरा अपना और भेजेंगे। आपको किस तरह की स्किल्स चाहिए? अभी हुआ था ना जब इसराइल पैलेस्टीन वॉर छिड़ी थी 2000 अक्टूबर 2023 से, तो इंडिया ने बहुत सारी लेबर भेजी थी इसराइल, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्किल्ड वर्कर्स को हम भेजते हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, मिस्त्री हो, कोई भी हो, छोटे से लेके बड़ा तक। तो वी कैन सप्लाई ना। आप बताओ, आपकी कंट्री में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं? इंडियंस को जॉब की जरूरत है, आपको वर्कर्स चाहिए, हम उनको स्किल्ड काम सिखाएंगे, आपके यहाँ भेजेंगे, आप उनको बढ़िया पेमेंट करो। कोशिश तो करो इन चीज़ों में। बहुत सारे मिनी लिटरल्स होते हैं, बहुत बहुत इश्यूज होते हैं मिनी लिटरल्स के लिए। आपको एआई इंप्लीमेंटेशन चाहिए, हमारे पास बढ़िया आईटी कंपनीज हैं, हर चीज़ में बहुत स्कोप है। तो आप मिनी लिटरल्स बनाओ, छोटी छोटी ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाओ, जिसमें स्पेसिफिक इशू होगा और उस इशू को टैकल किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी ये ग्रुप्स बन रहे हैं, I2 U2 वगैरह वगैरह, इन सबको करो। एंड ये जितने इंडिया GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जितने डायलॉग्स वगैरह, आप इनको रेगुलरली करो। कई बार क्या होता है, एक या दो डायलॉग होता है, बहुत बड़ा फोरम होता है, 5 साल में एक बार, और बीच में अपना नॉर्मल चलता रहता है फॉर्मेलिटी के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निपट लेते हैं इन चीज़ों से। ऐसा मत करो यार। ये पॉलिटिशियन को क्यों नियुक्त करते हैं? इसलिए करते हो ना कि जाएंगे फोटो खिंचवाएंगे, तो कराओ ना, हर साल कराओ ये सारी चीजें, या इसमें ही पैसा बचाओगे। प्रोटेक्ट डायस्पोरा, डायस्पोरा से टोटल कॉन्टैक्ट में रहो। अगर कोई यहीं पे कहीं पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है बीच बीच में, तो अर्जेंट इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, हालांकि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया के, ठीक है। लेबर सेफ गार्ड्स, अभी क्या है, सऊदी अरेबिया वगैरह में ना कुछ उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिनसे जो सऊदी अरेबिया के बाहर, जैसे कफाला सिस्टम वगैरह है, सऊदी अरेबिया के बाहर से जो लोग आते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको एज अ, कहना तो नहीं चाहिए, बट एज अ मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मान लिया जाता है, कि जिसके घर में वो काम कर रहे हैं, एक तरह से उसकी पूरी
वो मान लिया जाता है। तो उतना सब नहीं होना चाहिए, तो इंडिया को ये भी धीरे-धीरे इन चीज़ों में कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? क्या कुछ सेफगार्ड्स दे सकते हैं? क्या कोई हेल्पलाइन लॉन्च कर सकते हैं? इस तरह की चीज़ें। डाइवर्सिफ़ाई एनर्जी तो हमने मजबूरी में कर ही लिया है अब, ठीक है ना? अब तो हम मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, अब हम धीरे-धीरे डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं चीज़ें। एडवांस कनेक्टिविटी, अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन कितना प्यारा लगता है ना वर्ड सुनने में, कि चलो ग्रीन हाइड्रोजन होगी, इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा वगैरह-वगैरह। यार ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि आपको पहले हाइड्रोजन बनानी पड़ेगी। धरती में से हाइड्रोजन तो निकलती नहीं है, कहाँ से बनाओगे? उसके लिए आपको बिजली चाहिए। अगर कोयले को जला के हाइड्रोजन बना रहे हो तो फ़ायदा क्या हुआ? तो इसलिए कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होनी चाहिए, यानी कि वो हाइड्रोजन जिसको बनाने के लिए जो बिजली यूज़ कर रहे हो, वो बिजली कोयले से ना आए बल्कि सोलर पावर से आए, विंड टर्बाइन से आए, उन चीज़ों से आए। तो यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ नथिंग बट, इसको बनाने के लिए ही आपको बहुत बड़े सोलर प्लांट चाहिए, बहुत ज़्यादा विंड टर्बाइन लगानी पड़ेंगी। तो इसलिए कान को सीधा ना पकड़िए, कान को उल्टा पकड़ना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है जितना लोगों को कई बार लगता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए? इसके लिए हमें अपना रिन्यूएबल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? जिसमें चाइना नंबर 1 है इस टाइम। उसमें बहुत ज़्यादा, अरे आंटी, ठीक है? एडवांस कनेक्टिविटी, जो आईमेक है, चाबर पोर्ट है, अब तो काफ़ी कुछ तबाह कर दिया यूएसए ने, बट हमें इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। आईएनएसटीसी ले लो, देखो चाबर पोर्ट में दिक्कत क्या है, उसमें सिर्फ इंडिया और ईरान की बात है। इस पे कोई भी आके पीट देता है उसको। लेकिन जैसे आईमैक है, आईएनएसटीसी है, इसमें तो बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्वड है ना, तो अगर आप इसका पार्ट बनोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? इसको फास्ट ट्रैक करो, इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। कल को यूएस वगैरह या कोई भी इसके जो पोर्ट्स हैं, इसके जो इंफ्रा है, उनको तबाह करने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ को पड़ रहा है, राइट? तो इसीलिए बायलैटरल से बेटर होता है मल्टीलैटरल या मिनीलैटरल्स, ठीक है? 2 बंदे होंगे, उनको पीट देगा, अकेले बंदे को पीट देगा, 2 को पीट देगा, लेकिन अगर 4 बंदे 4-5 बंदों का कॉमन इंटरेस्ट होगा, तो उस पे कोई अटैक करे उसका पॉसिबिलिटी कम है। इसलिए आप कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करो, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ को साथ में लेके, हर किसी का थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे हिस्सा रखो। इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी, बता दिया मैंने आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है? एक्सपैंड सॉफ्ट पावर, ये तो हम करते ही हैं ऑलरेडी, इसको हमें और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर का एक एंटी भी होता है। एंटी पता है ना क्या होता है? अगर आप हेट फैला रहे हैं, तो आप जितनी मर्ज़ी सॉफ्ट पावर फैला लो आप, उसके बाद जो हेट मिलती है ना, ये जो इंडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, वो सोशल मीडिया से 1 सेकंड में बाहर चली जाती हैं, कि बेमतलब में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर। और दूसरी बात क्या होती है, जब भी कोई कम्युनल इंसिडेंट वगैरह होता है, तो हम हर इंसिडेंट को रोक तो नहीं सकते। एज़ एन आईएफएस ऑफिसर अगर आपको पूछा जाता है, आप मिडिल ईस्ट में पोस्टेड हो, आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है कि कंट्री के अंदर इतने अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, इतनी हेट मॉन्गरिंग हो रही है, आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? तो आप ये कह के बच सकते हो बड़े आराम से कि सर इंसिडेंट हर जगह होते हैं, हमारा भी हो रहे हैं, बट वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन। ये आप बोल सकते हो। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि एक्शन होता नहीं है। न्यूज़ ये आती है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एफआईआर ही नहीं हुई, सरकार एक्शन ही नहीं ले रही, जबकि कल्प्रिट सामने है आपके। तब दिक्कत होती है, तब एक आईएफएस ऑफिसर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता कि हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। इंसिडेंट हो गया, आप बता सकते हो सर हमने तो नहीं किया, लोगों ने कर दिया अपने आप। लोग तो हर जगह होते हैं बदमाश, आपकी कंट्री बदमाश लोग, हमारी कंट्री बदमाश लोग हैं, ये आप बोल सकते हो। लेकिन सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, उसका क्या जवाब दोगे? सर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, सर 10 साल चलेंगे सर केसेस। फिर वो लोग पूछते हैं कि अच्छा कोर्ट में तो केस चलेगा, लेकिन आपने तो उस बंदे को मंत्री बना दिया। फिर क्या जवाब दोगे? कोर्ट ने बनाया मंत्री उसको। वहां से हमारे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो अगर इंडिया का वर्ल्ड में डंका बजना बंद हो गया है या अलग तरह का डंका बज रहा है, देयर इज ए रीजन फॉर इट। आपको नहीं पता डज नॉट मीन कि वो चीज़ नहीं हो रही है।